Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about India-South America relations. India-South America relations. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. देखिए हमने पहले भी देखा था 3-4 दिनों पहले कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑन ए टूर टू 5 कंट्रीज। भारत से पहले वो घाना गए, फिर वहां से ट्रिनिदाद टोबैगो, फिर वहां से अर्जेंटीना, ब्राजील होते हुए नामीबिया होते हुए वापस वो भारत आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मेजर साउथ अमेरिकन कंट्रीज को वो विजिट करेंगे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। सो ये जो विजिट है ओवरऑल अगर आप ये सारे विजिट्स को देखें तो इट इज इन लाइन विथ promoting the idea of South-South cooperation. It is also in line with India's aspiration of emerging as leader of global South. लेकिन आज हम लोग इंडिया साउथ अमेरिका रिलेशंस पे थोड़ा फोकस करेंगे कि भारत साउथ अमेरिका देशों के साथ कैसे अपने संबंध को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है। जनरली यहाँ से प्रश्न आता नहीं है, हमेशा इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान या नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, बांग्लादेश, इस पे प्रश्न आता रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी विजिट कर रहे हैं, हो सकता है अभी पेपर बनेगा कुछ दिनों बाद, तो ये नेग्लेक्टेड एरिया से प्रश्न आ जाए, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट इंडिया साउथ अमेरिका रिलेशंस। बट इंडिया साउथ अमेरिका से पहले मोटा मोटा हम लोग इंडिया ब्राजील एंड इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस देख लेंगे। यही तो 2 मेजर कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। फिर इंडिया साउथ अमेरिका रिलेशंस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो लेट अस फोकस ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ब्राजील रिलेशंस, जहां पहले विजिट किया प्रधानमंत्री जी ने, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील विजिट किया। तो पहले लेकिन इंडिया ब्राजील रिलेशंस देखते हैं। अगर भारत और ब्राजील के रिलेशंस का हिस्टोरिकल रूट हम ट्रेस करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ब्राजील वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी फॉर अबाउट 300 ईयर्स, और भारत में भी एक पोर्टुगीज टेरिटरी थी गोवा, जहां पे पोर्टुगीज ने लगभग 450 सालों तक रूल किया। तो इस कारण से गोवा और ब्राजील के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंथन हुए। भारत के गोवा रीजन से ब्राजील में कोकोनट या मैंगो भेजा जाता था, ब्राजील से भारत में कैश्यू आता था। भारत से नेल्लोर कैटल ब्रीड भेजे गए ब्राजील में, जो अब ब्राजील के अंदर एक डोमिनेंट कैटल बन चुका है। 80% द ब्राजीलियन कैटल आर ऑफ दिस ट्रेट ओनली। तो ये प्री इंडिपेंडेंस से बहुत पहले के टाइम से भारत और ब्राजील के बीच का रिलेशन है। कभी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इतना बैक में का तो जाकर के पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप कभी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में अगर आपको कुछ भी ना सूझे 2 देशों के बीच में, तो उनके बीच का हिस्टोरिकल रिलेशंस के रूट्स को ट्रेस कर दीजिए, तो उससे एक अच्छा इंट्रोडक्शन आ जाता है। आज़ादी के बाद इंडिया एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विथ ब्राजील इन 1948, लेकिन फिर जब हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया भारत में 1961 में, जिसकी मदद से गोवा को पोर्टुगीज रूल से हमने लिबरेट कराया, तो उसके बाद ब्राजील के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से खराब हो गए, बिकॉज ब्राजील ऑलवेज had influence of Portuguese even when they became independent in 19th century itself। ब्राजील आज़ाद हो चुका था 19th सेंचुरी में, बट फिर भी पोर्टुगीज के साथ उनके रिलेशंस अच्छे थे, और इस कारण से जब हमने गोवा को लिबरेट कराया तो ब्राजील के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से खराब हो गए, और काफ़ी टाइम तक आप कह सकते हैं कि इंडिया ब्राजील के रिलेशंस जो हैं दे वर पुट ऑन होल्ड। कोई उसमें बहुत मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिले नहीं। बट 1990 ऑनवर्ड्स, अभी 2-4 दिनों पहले हमने देखा है वॉशिंगटन कंसेंसस विथ एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इमर्जेंस ऑफ यूएस आज विक्टोरियस ग्रुप, यूएस एंड इट्स अलाइज एज विक्टोरियस ग्रुप इन कोल्ड वॉर। एक पूरे दुनिया भर में कंसेंसस बनी कि मार्केट मॉडल इज बेटर, और पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी धीरे धीरे आउटवर्ड लुकिंग होने लगी, ओपन होने लगी। भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आए। वो बात अलग है कि भारत में बीओपी क्राइसिस भी था, आईएमएफ के इंसिस्टेंस पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, बट वॉशिंगटन कंसेंसस के कारण पूरे दुनिया भर में धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो ओपन हो रही थी। तो इंडिया ब्राजील दोनों की इकोनॉमी ओपन हो रही थी, और दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, और आज के टाइम में ब्राजील इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका। डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाए तो भारत और ब्राजील ने डिफेंस या एक्सटर्नल अफेयर्स में कोऑपरेशन की बात की जाए तो भारत और ब्राजील ने 2+2
डायलॉग भी स्टैब्लिश किया है, जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ब्राजील के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं साल में एक बार। उसके अलावा ग्रीन डिप्लोमेसी, दोनों देशों के बीच में आपस में इन्वायरमेंट फील्ड में कोऑपरेशन के लिए कौन कौन से एरियाज चुने गए हैं वो भी जरा देखते हैं। तो इंडिया ब्राजील एक साथ आए हैं इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज वेल एज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। उसके अलावा जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पर रिफॉर्म्स के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे ब्रिक्स लाया गया है। ब्रिक्स रिलेटेड तो एनालिसिस हमने कर ही लिया। ब्रिक्स एम्स एट चैलेंजिंग हेजेमनी ऑफ यूएस, कल ही हमने देखा था। G20 ग्रुपिंग बनाया गया है फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। G77 प्लेटफॉर्म है, ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो अगेन साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसमें आज के टाइम में G77 इसका नाम है, बट ओरिजिनली इसमें 134 डेवलपिंग कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं। G77 मेनली वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग WTO रिलेटेड रिफॉर्म्स इन फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे लिमिटेशन है WTO में अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसको लिमिट करने के डायरेक्शन में काम करता है G77। फिर G4 ग्रुपिंग भी है, इसमें भारत तो है ही, उसके अलावा साउथ अमेरिका से देश है ब्राजील। G4 में टोटल 4 देश हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। G4 एम्स एट ब्रिंगिंग UNSC रिफॉर्म्स, जहां पे और भी परमानेंट कंट्रीज को ज्वाइन कराने की बात की जा रही है इन UNSC टू मेक UNSC मोर डेमोक्रेटाइज्ड। G4 ग्रुपिंग की बात चल रही है यहाँ पे, तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और देख लीजिए कि G4 ग्रुपिंग का जो डिमांड है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए एक दूसरी इनफॉर्मल ग्रुप बनाई गई है जिसका नाम है कॉफी क्लब, जिसमें वैसे तो 40 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन मेजर कंट्रीज हैं इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना एंड कोरिया। इटली जो है वो जर्मनी के मेंबरशिप क्लेम को चैलेंज करता रहता है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स भारत को, अर्जेंटीना ब्राज़ील को, एंड कोरिया जो है वो जापान को हिंडर करता रहता है। बेसिकली कोई भी नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी तरक्की करे। तो ये चारों देश जानते हैं कि इनको सीधा सीधा तो एंट्री मिलेगा नहीं UNSC में, तो इनके पड़ोसियों को भी ना मिले, इस चक्कर में इन्होंने G4 ग्रुपिंग को हिंडर करने के लिए ये ग्रुप बनाई है कॉफी क्लब, इनफॉर्मल ग्रुप विच इज अपोज टू न्यू मेंबर्स एंट्री इन UNSC एज परमानेंट मेंबर। तो G4 को काउंटर करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई है कॉफी क्लब। ये बात हो गई इंडिया ब्राजील की। अब थोड़ा इंडिया अर्जेंटीना भी देख लेते हैं। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्जेंटीना को विजिट किया, और इसके साथ ही वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं इन लास्ट 57 ईयर्स टू विजिट अर्जेंटीना। आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अर्जेंटीना को विजिट किया था 1968 में। भारत और अर्जेंटीना के टोटल 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी पूरे हो गए हैं इन 2024। अर्जेंटीना से रिलेटेड अगर कभी भी प्रश्न है, सीधा सीधा अर्जेंटीना तो नहीं आएगा, या तो इंडिया साउथ अमेरिका आएगा, वहां पे भी आप लिख सकते हैं कि अर्जेंटीना along with Brazil, Argentina along with Bolivia and Chile has emerged as an important source for lithium। तो अर्जेंटीना मेनली उसके साथ भारत ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो लिथियम एक्सट्रैक्शन हम लोग जॉइंट तरीके से कर पाए। लिथियम इज हेल्पफुल इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स एंड ऑल। तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में लिथियम का बड़ा रोल है। लिथियम को क्रिटिकल मिनरल्स भी कहा गया है, और लिथियम एक्सट्रैक्शन में अर्जेंटीना के साथ भारत ने पार्टनरशिप साइन की है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो इंडिया इज अर्जेंटीनास 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैंने इंडिया ब्राजील, इंडिया अर्जेंटीना से रिलेटेड सवाल टॉपिक्स डिस्कस किए, बट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ओवरऑल इंडिया साउथ अमेरिका से संबंधित, कि भारत और साउथ अमेरिका इन जनरल आर नेचुरल पार्टनर्स इन द क्वेस्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम नहीं चाहते कि हमारी हेजेमनी हो, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट वांट एनी वन और टू कंट्री टू रूल द वर्ल्ड। वी डू नॉट वांट वर्ल्ड टू बिकम यूनिपोलर और बाईपोलर। वी वांट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब नो हेजेमन या नो हेजेमनिक पावर टू एनी कंट्री। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि दोनों साइड जो हैं वो इवन कोल्ड वॉर के टाइम में भी मल्टीपोलरिटी के आइडिया को सपोर्ट करते थे, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। अभी ग्लोबल साउथ जो है उसको आइडिया को प्रमोट करने के लिए भारत ने स्टार्ट किया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनर्जी सिनर्जी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। G77 वगैरह बनाया गया है WTO रिफॉर्म्स के लिए ताकि मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट हो। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस, इप्सा के बारे में लिख सकते हैं। इंडिया ब्राजील साउथ
साउथ अफ्रीका, तो मेनली इंडिया, ब्राजील, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर फोकसिंग ऑन साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड बिल्डिंग कंसेंसस ऑन ग्लोबल इश्यूज। तो ये सब कुछ पॉइंट्स लिख करके आप कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका के अलग अलग देश जो हैं वो भारत के साथ उनके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडिया बिकम्स फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, ये सबसे डिबेटेड टॉपिक है हाल फिलहाल में। इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में प्रश्न आने की संभावना अच्छी खासी है। मैं नहीं कवर कर रहा था इसको एक दो दिनों से, बिकॉज आई वांटेड टू ऐड सम मोर पॉइंट्स या आइडियाज फ्रॉम माय ओन साइड। देखते हैं, सबसे पहले इस करंट डेवलपमेंट को समझने के लिए लेट अस रिवाइज वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिनी कोफिशिएंट। देखिए, गिनी कोफिशिएंट एक पैरामीटर है जो किसी भी देश के अंदर इन इक्वालिटी को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। गिनी कोफिशिएंट कैसे मेजर होता है, उसके लिए आप इस ग्राफ को बस समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है पॉपुलेशन को, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हमने वेल्थ को। अब किसी भी देश के अंदर जितनी जनसंख्या है, जैसे 10% जनसंख्या के पास देश का 10% वेल्थ है, 20% जनसंख्या के पास देश का 20% वेल्थ है, 50% ओवरऑल जनसंख्या के पास देश का 50% वेल्थ है, और 100% जनसंख्या के पास देश का 100% वेल्थ है। तो अगर वेल्थ एंड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऐसा है कुछ, तो आप कहेंगे कुछ देश में परफेक्ट इक्वालिटी है, हर आदमी के पास बराबर वेल्थ है, परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन किसी देश में परफेक्ट इक्वालिटी होती तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा डेविएशन होता है। तो मान लीजिए कि परफेक्ट इक्वालिटी है नहीं, कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लॉरेंज कर्व, विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10%, मान लीजिए 10% लोगों के पास देश का 25% वेल्थ है, तो इसका मतलब देश के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा। अगर यही ग्राफ कुछ और ऐसा होता तो हम कहते और इनइक्वालिटी ज्यादा है, 10% लोगों के पास देश का 45% वेल्थ है। तो लॉरेंज कर्व अगर बिल्कुल इस लाइन के अराउंड हो जाए तो कहा जाएगा कि देयर इज जीरो इनइक्वालिटी। लॉरेंज कर्व जैसे जैसे ऐसा होता जाएगा हम कहेंगे कि देयर इज इनइक्वालिटी, ठीक है। अब कैसा है कि एक टर्म लाया गया गिनी या गिनी कोएफिशिएंट, विच इज बेसिकली इसी, ये आप फिगर अगर देख रहे हैं तो इसमें एक एरिया हुआ ए वाला एरिया जो इस लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया है, और दूसरा एरिया हुआ बी वाला एरिया जो इस कर्व और इन दोनों लाइन के बीच का एरिया है। तो गिनी कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब सपोज लॉरेंज कर्व वाज अलोंग दिस लाइन इटसेल्फ, दैट मीन्स उस केस में ए की वैल्यू होती 0, तो इसका मतलब गिनी कोफिशिएंट भी कितना हो जाता है, 0, ठीक है। इफ लॉरेंज कर्व वाज नॉट कर्विकल बट अलोंग दिस लाइन ओनली, ए की वैल्यू हो गई 0, तो उस केस में गिनी कोफिशिएंट वुड बी 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस बी, दैट मीन्स 0। तो गिनी कोफिशिएंट अगर 0 हो तो उसको कहा जाता है परफेक्ट इक्वालिटी। लॉरेंज कर्व है जो इनइक्वालिटी का अंदाजा देता है, और गिनी कोफिशिएंट जो है वो इनइक्वालिटी को एग्जैक्टली मेजर करने में हेल्पफुल रहता है। तो इफ गिनी कोफिशिएंट इज 0 दैट मीन्स देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी। अब सपोज कीजिए कि देश में एक आदमी के पास ही देश का सारा वेल्थ है और बाकी के 99 लोगों के पास कोई वेल्थ है ही नहीं, तो ग्राफ लॉरेंज कर्व वुड बी अलोंग दिस लाइन। उस केस में एरिया ऑफ ए will be this one and area of B will be 0. उस केस में गिनी कोफिशिएंट will be A divided by A plus 0 that is equal to 1, which would be perfect inequality. So basically perfect equality is situation when Gini coefficient is 0. Perfect equality is the situation when Gini coefficient is 0. Perfect inequality is the situation when Gini coefficient is 1. किसी भी देश में ना परफेक्ट इक्वालिटी होगी ना परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी, मामला तो बीच में ही होगा। ये कर्व इस लाइन के अलोंग जितना होगा उतना आप कह सकते हैं इक्वालिटी है, जितना कर्विकल होता जाएगा उतना इनइक्वालिटी है, तो मामला तो बीच में ही होगा। तो मुद्दा यह है कि लोअर द गिनी कोफिशिएंट लेसर इज द इनइक्वालिटी या हाइयर इज द इक्वालिटी।
सो लोअर मीन्स मोर इक्वल, ठीक है। तो आई होप आपको गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझ आया, उससे रिलेटेड लॉरेंज कर्व का कॉन्सेप्ट समझ आया। नाउ कम बैक टू द करंट डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल में बताया है कि कंजम्पशन बेस्ड अगर गिनी इंडेक्स निकाला जाए भारत में तो वो है 25.5, विच मेक्स इंडिया वर्ल्ड्स फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री। यानी कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत कम है एज पर दिस डेटा। दुनिया का फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री आफ्टर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस। चाइना जैसे देशों में, यूएस जैसे देशों में भी इनइक्वालिटी हमसे ज्यादा है। तो ये है हमारा गिनी कोफिशिएंट 25.5, कंजम्पशन बेस्ड गिनी कोफिशिएंट। देखेंगे कंजम्पशन बेस्ड का मतलब। अब कुछ चीजें और भी बताई गई हैं इस आर्टिकल में कि क्यों भारत के अंदर पॉवर्टी कम हुई है। तो पीएम जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 56 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला गया है। इस कारण से लोगों का डिजिटल इंक्लूजन हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत सीधा सीधा पैसा मिल रहा है विदाउट एनी डिले, जैसे अरुणोदय स्कीम एंड ऑल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है 80 करोड़ पुअर फैमिलीज को पर मंथ। पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग दी जा रही, स्किल डेवलपमेंट दी जा रही ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाए। तो इन सब तरीकों से पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और इस कारण से गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है। ये तो पॉजिटिव बात हो गई, बट साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि भारत के अंदर इनइक्वालिटी डेटा वाइज कम दिख रही है एज पर दिस कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स डेटा, इनइक्वालिटी है तो ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि व्हाई डज इनइक्वालिटी फील सो हाई। अब इसके पीछे का कारण समझिए। ये जो गिनी इंडेक्स निकला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स है कि कौन कितना कंज्यूम करता है। जो ज्यादा कंज्यूम करेगा वो रिच माना जाएगा, जो कम करेगा वो थोड़ा पुअर माना जाएगा। अब रिच आदमी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 3 रोटी खा रहे हैं तो वो 30 रोटी खा लेगा। कंजम्पशन में बहुत अंतर नहीं आता है। रिच पीपल टेंड टू सेव मोर, इन्वेस्ट मोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कंजम्पशन की बात करें तो दे अंडर रिपोर्ट। गाड़ी खरीद ली किसी और के नाम से, घर खरीद लिया किसी और के नाम से, तो कंजम्पशन में बहुत अंतर नहीं दिखता है रिच और पुअर के बीच में, खासकर भारत में। उसके पीछे करप्शन एक कारण हो सकता है। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्वल देश दिख रहा है, बट कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स में हमारे यहाँ पे लोग उतना कंजम्पशन, रिच लोग भी उतना कंजम्पशन करते नहीं है, करते भी तो दिखाते नहीं है। उसके अलावा जो टॉप मोस्ट 1% रिच लोग हैं ना, उनका डेटा तो इन सब एनएसएस सर्वे में या पीएलएफएस सर्वे में, जो कंजम्पशन बेस्ड सर्वे है, उसमें आ भी नहीं पाता है। ये सब सर्वे बेसिकली कैसे होती हैं, जा जाके घर घर पे पूछा जाता है कि महीने में कितना आपका अनाज खर्च होता है, कितने कपड़े खरीदते हैं। आपको लगता है कि टॉप मोस्ट 1% जो लोग हैं, अंबानी, अदानी, शाहरुख खान टाइप लोग, उनके घरों पे ये सब सर्वे होता होगा। प्लस रीजनल इनइक्वालिटी या क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी, जैसे महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र मुंबई की में जो लाइफस्टाइल है या बिहार के किसी गांव की जो लाइफस्टाइल है, उसमें कितना अंतर होगा, डिस्पैरिटी होगी। आप किस एरिया को बेसिस बना रहे हैं, पूरे भारत के तो डेटा को लेना संभव है नहीं। तो रीजनल डिस्पैरिटी बहुत बार मेजर नहीं हो पाती है, क्लास या कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी मेजर नहीं हो पाती है, जिस कारण से भी कंजम्पशन बेस्ड इनइक्वालिटी हमारे देश में कम लग रही होगी। बट अगर हम लोग इनकम बेस्ड या वेल्थ बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो हमारे देश में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है एज पर वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022-23 कहता है कि देश के 1% लोग जो टॉप मोस्ट हैं, वो देश का 22.6% इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि देश के 1% लोग 22.6% इनकम कमाते हैं। वेल्थ की बात की जाए तो देश के टॉप 1% जो रिच लोग हैं, वो देश का लगभग 40% वेल्थ उनके पास है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए तो हमारे देश में लगभग 234 मिलियन पीपल, लगभग 23 से 24 करोड़ लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, विच इज लार्जेस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हाउ दिस टू थिंग्स आर साइमल्टेनियसली पॉसिबल? कारण यह है कि यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स है, जबकि रियल पॉवर्टी जो है वो इनकम बेस्ड या वेल्थ बेस्ड पता चलेगा। क्योंकि किसी की कंजम्पशन और किसी के पास पैसा ज्यादा है तो बहुत ज्यादा अननेसेसरीली कंज्यूम नहीं करेगा, और कंज्यूम भी करता है तो उसको छुपा लेता, अंडर रिपोर्ट कर देता है एंड ऑल। दुनिया भर में इक्वालिटी लाने का एक तरीका, सजेशंस में अगर आप किसी मेंस आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि थॉमस पिकेटी एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको कभी कभार मॉडर्न डे मार्क्स भी कहा जाता है क्योंकि वो सोशलिस्ट सजेशंस देते रहते हैं। उन्होंने अपनी बुक
कैपिटल में लिखा है कि अगर सच में इनइक्वालिटी को कर्व करना है तो इनकम टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वेल्थ के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। वेल्थ, जिसके पास खानदानी जमीनें हैं, संपत्ति है, वेल्थ का एक ठीक ठाक सा अमाउंट टैक्स के तौर पे सरकार को हमेशा लेना चाहिए एट यूनियन लेवल। हमारे स्टेट वगैरह में होता है, म्युनिसिपल लेवल पे होता है प्रॉपर्टी टैक्स, बट बहुत ही माइनर अमाउंट होता है, वो बस मेंटेनेंस के लिए होता है शहरों का। लेकिन वेल्थ टैक्स थोड़ा सा होना चाहिए, तब जा करके जो जेनरेशनल इनइक्वालिटी है वो कम हो पाएगी। So he suggests very moderate amount of wealth tax should be imposed to deal with generational inequality. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस है। इस क्वेश्चन को एपीएससी ने पूछा था, अभी जो हाल फिलहाल में प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया उसमें ये पूछा गया था गिनी कोफिशिएंट के ऊपर ये प्रश्न। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट लो गिनी कोफिशिएंट व्हाई इनइक्वालिटी रिमेन्स हाई इन इंडिया, तो आपको यही सारी बातें बतानी हैं। सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप, छोटा सा टॉपिक है साइंस एंड टेक का, इंडियन एक्सप्रेस में सीधा सीधा आया है, तो हो सकता है आपसे मेंस में या प्रीलिम्स में पूछ ले। छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। देखिए, एक वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है इन चिलीज सेरो माउंटेन। तो एक इस तरीके का ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है चिली के सेरोस माउंटेन में, जहां पे एक टेलीस्कोप लगाया गया है, सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा इक्विप्ड टेलीस्कोप। तो हो सकता है आपसे मेंस में पूछे, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा इक्विप्ड टेलीस्कोप है। इससे क्या है कि स्काई का व्यू जो है वो ज्यादा ब्रॉडर हमें मिल पाएगा, मच लार्जर व्यू ऑफ स्काई एज कंपेयर टू हुबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये ग्राउंड बेस्ड जो टेलीस्कोप है ये ज्यादा लार्जर व्यू ऑफ स्काई दे पाएगा। It can capture a section of about sky 40 times larger than that of full moon at one time. Rapid movement and repositioning. It can reposition itself after capturing the entire cycle in 10 minutes, like unlike conventional large telescopes which take much longer. तो ये पूरा एक repositioning 10 मिनट के अंदर कर लेता है। इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा लगा हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीसीडी कैमरा लगा हुआ है ऑफ 3.2 गीगापिक्सल, विच विल मेक द एंटायर विजिबल स्काई एवरी फ्यू नाइट्स। रूबिन ऑब्जर्वेटरी विल एक्सप्लोर, क्या क्या ये करेगा, मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कवर कर, मतलब समझने में और हेल्प करेगा उसके स्ट्रक्चर को, डार्क मैटर एनर्जी को समझने में मदद करेगा, सोलर सिस्टम का सेंसस करेगा, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या नए नए तरह के एस्टेरॉइड्स हैं या कॉमेट्स हैं उनको समझने में मदद करेगा सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एआई एप्लीकेशन इन असम। अगर एपीएससी मेंस आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोकल इकोनॉमी में असम में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी याद कर लो, दो चार भी याद कर लो, ऐसे वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्रीकल्चर एंड टी इंडस्ट्री में बात की जाए, राइस फार्मिंग में धेमाजी के अंदर सॉइल रिपोर्ट्स, मॉनसून डेटा, सैटेलाइट इमेजेस ले करके सबको एक साथ कंपाइल करके एनालाइज करके एआई बेस्ड सजेशंस आ जाते हैं फार्मर्स को पहले ही कि कब वो अपना फ्लड रेजिस्टेंट राइस वैरायटी बोका सोल को सोइंग सीजन में डाल सकता है। दे सजेस्ट द राइट टाइम टू प्लांट फ्लड रेजिस्टेंट बोका सोल बिफोर ब्रह्मपुत्र फ्लड। ये सब एआई की मदद से हो जा रहा है। सॉइल का मॉइस्चर देख लेता है, सैटेलाइट डेटा सब ले लेता है कि कब बारिश हो सकती है नॉल, और उसके बेसिस पे राइट सोइंग टाइम बता देता है फार्मर्स को। टी गार्डन्स में अगर बात की जाए तो जोरहट में एआई बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम आ चुका है जो टी क्रॉप्स के अंदर फंगस इन्फेक्शन को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि इस टी क्रॉप के अंदर फंगस इन्फेक्शन हो गया, इसको जल्दी से सेग्रीगेट करो नहीं तो बाकियों में भी फैल जाएगा। डिब्रूगढ़ के अंदर ये जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई ब्लाइट्स एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन टी प्लांटेशंस फास्टर देन ह्यूमंस। तो कौन कौन से टी एरियाज में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है टी क्रॉप्स में, अब बड़ा सा टी क्रॉप है तो कहाँ पे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, कहाँ पे ब्लाइट लग रहा है मतलब कीड़े लग रहे हैं, वो सब इस ड्रोन्स की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर में देखिए तो मजूली
डिस्ट्रिक्ट में, मजूली एरिया में रूरल हेल्थ क्लिनिक्स में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टीबी रिपोर्ट्स को डिटेक्ट कर ले। मतलब जो चेस्ट स्कैन है उसको डिटेक्ट करके वो बता दे कि टीबी है कि नहीं है। बहुत बार होता क्या है कि आप एक्सरे तो करवा लिया, कोई डॉक्टर ही नहीं है जो उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें क्या बीमारी है। तो अब एआई टूल्स जो हैं वो असिस्ट करेंगे लोकल कम्युनिटी नर्सेस को, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स को, कि वो एआई टूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर ले कि चेस्ट स्कैन में टीबी है कि नहीं है। उसके अलावा देयर वुड बी एआई सिस्टम विल हेल्प द लोकलाइज्ड लैंग्वेज रिमाइंडर टू मिसिंग या बोडो पीपल फॉर इन्फेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो अलग अलग लैंग्वेज में उनको रिमाइंडर्स भेजा जा सकता है विथ हेल्प ऑफ एआई कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है। आशा वर्कर्स अलग अलग एरियाज में काम करती हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है, वो एआई उस लैंग्वेज बैरियर को ब्रीच करने में हेल्प करेगा। कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने में एआई का क्या रोल है? तो फोक टेल प्रिजर्वेशन, डीपू कार्बी रीजन में एआई सिस्टम्स की मदद से डीफू या कार्बी रीजन में फोक टेल्स को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। अब अदरवाइज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बातें बोल बोल कर सिखाई जाती थी, अब उसको एआई की मदद से प्रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर एटर्निटी। अगर बात की जाए सुआलकुची रीजन में, तो वहां का जो गमोसा है, ईरी, मुगा, इन सब का डिजिटलाइज्ड कैटलॉग्स डेवलप कर दिया गया है एआई की मदद से, जो आप कहीं बैठे बैठे उसको चेक कर सकते हैं कि अच्छा इस तरीके का गमोसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्चुअल मेथड्स टू ट्राई मेखला चादर। आप पेरिस में भी बैठे हैं लेकिन आपके ऊपर मेखला चादर कैसा लगेगा, तो आप अपना फोटो डाल दीजिए, उस पर मेखला चादर वो अप्लाई करा देगा एआई, और फिर आपको दिख जाएगा कि आपके ऊपर मेखला चादर कैसा लगेगा। तो ये सब इस तरीके से ग्लोबल मार्केट भी डेवलप करा रहा है एआई फॉर एसएमईज प्रोडक्ट्स। असम स्किल यूनिवर्सिटी में इंडिया एआई प्लान की मदद से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है इन द फील्ड ऑफ एआई, ताकि वो कमिंग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएं। तो ये सब एआई की एप्लीकेशन है, इसमें से कुछ भी याद कर लो, 2 4 5 पॉइंट ऐसे वगैरह में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, 3/35 इनिशिएटिव। ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है 3/35 इनिशिएटिव। इसका लक्ष्य है कि जो 3 हेल्थ को डैमेज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको, अल्कोहल एंड शुगर प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर, इन तीनों आइटम्स के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। 50% तक टैक्स इनके ऊपर बढ़ा दिया जाए बाय 2035, कि लोग इन सब चीजों का कंजम्पशन कम कर दें, और कंजम्पशन कम करें तो जिससे लोगों का हेल्थ इंप्रूव हो। प्लस जो टैक्स ज्यादा कलेक्ट होकर के आएगा उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया जाए। दैट इज 3/35 इनिशिएटिव। टोबैको, अल्कोहल एंड शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर 50% तक टैक्स बढ़ाने का सजेशन है। मतलब इस तरीके से टैक्स बढ़ाइए कि द रियल price rises by 50%. Tax should be increased in such a manner that the real price should increase by 50%. That is the idea. ताकि इन चीजों का कंजम्पशन कम हो। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ब्रिक्स पे से संबंधित दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ब्रिक्स पे में कोई क्रिप्टो करेंसी के अराउंड बातचीत नहीं हुई थी। कोऑपरेटिव्स इन इंडिया से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट अगेन गलत है। कोऑपरेटिव्स के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स है। Tsunami is related, again second statement is wrong. Undersea tsunami not necessarily every time it will lead to undersea earthquake will not necessarily every time lead to tsunami. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स अच्छा। ये जूनोसिस डिजीज में तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जूनोटिक डिजीज जो है एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, ह्यूमन से एनिमल में नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट में रिवर्स किया हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।